नाजरीन, दुनिया में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जो एक बावर्ची था, जो कि पुलिस मुलाजमीन के लिए खाना बनाया करता था, मगर फिर उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो पहले मिलिट्री में गया और फिर तरक्की करते करते वो उस मुल्क का ना सिर्फ आर्मी का हेड बना बल्कि फिर उसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया। 8 साल तक उसने हुकूमत की। उसके बाद उसके दिल में जो आया उसने किया। कहा जाता है कि उसके दौरे हुकूमत में जितना जुल्म हुआ 20वीं सेंचुरी में शायद दुनिया की तारीख में किसी भी हुक्मरान ने इतना जुल्म नहीं किया। कहा जाता है कि उसके दौरे हुकूमत में 80,000 से लेकर 3 लाख अफराद के दरमियान बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया। ये जालिम शख्स कौन था? कुदरत ने इसका कैसे हाथ पकड़ा? ये कैसे एक बावर्ची से एक मुल्क का हाकिम बना? आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। युगांडा में एक लड़का पैदा होता है। ये एक बहुत गरीब वालिदैन का बच्चा था। इसका बाप एक पुलिस में आम सा मुलाजिम था, जिसकी वजह से जब इनके हालात सही नहीं रहे तो वालिद ने और इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। वालदा इसकी कहा जाता है कि मुसलमान थी जबकि इसके वालिद क्रिश्चियन थे, इसलिए इनका आपस में वालिदैन के झगड़े की वजह से ये पढ़ाई पर तवज्जो ना दे सका। तो वालिद ने इसको मजबूरन अपने ही डिपार्टमेंट में एक कुक की मुलाजमत दे दी और यूँ इसने वहाँ पर अपना खाना पकाना शुरू किया। ये देगों पे काम करता, रोटियाँ पकाता, हंडियाँ तैयार करता और वहाँ पे जो पुलिस मुलाजमीन होते उनको ये खाना सर्व किया करता था। इस तरह ये वेटर भी था, कुक भी था, जो उसके बारे में इसकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया। मगर फिर ऐसा हुआ कि उस दौर में जंगें शुरू हो गई। जंग अज़ीम का मार्का आ गया या दूसरी जंगें शुरू हो गई और जो ब्रिटेन की फ़ौज थी वो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी फ़ौजों के साथ महाज आजमा थी। जब इंग्लैंड की फ़ोर्स को उसके लिए फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ती थी तो इसी दौरान उन्होंने इसके हाथ में देग का जो चमचा था, जो देग का कड़चा जिसे कहा जाता है, वो हटाकर इसके हाथ में गन पकड़ा दी। अब बंदूक पकड़ने के बाद इसका कॉन्फिडेंस आसमां को छू गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा शूटर था, बहुत अच्छा फ़ाइटर था, सोल्जर था और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा तैराक भी था, स्विमर भी था, बॉक्सर भी था। इस तरह के इसको शौक़ बहुत ज़्यादा थे जो इसने बचपन में कर रखे थे और वही इसके फिर काम आने शुरू हुए और फिर ये जंगजू बन गया और तरक्की करता रहा। पहले ही इसको पुलिस में अच्छे ओहदे मिले, उसके बाद जब आर्मी में इसको चांस मिला तो फिर ये आर्मी में भी जो है वो एक अच्छे रैंक तक पहुंचने में कामयाब हुआ। इसी तरह ये मेजर, फिर कर्नल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल करते करते इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। 1962 में युगांडा ने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल कर ली। उसके बाद इसकी किस्मत का सितारा और चमका और ये आर्मी का डिप्टी आर्मी कमांडर बन गया और 2 साल के बाद 1964 में इसके हाथ में फ़ौज की कमान आ गई। मगर यहाँ पर भी इसका सुकून, इसका चैन, वो जो बावर्ची था उसको सुकून नहीं आया और अब उसकी नज़रें उस इक़्तिदार पर पहुँच गईं जो कि युगांडा के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम मिल्टन ओबेटे था। इसने उनकी कुर्सी पर नज़रें जमा ली। अब ये चाहता था कि इक़्तिदार पे भी काबिज़ हो जाए। मिल्टन ओबेटे को इनकी जो साजिशों का था इल्म हो गया, इसकी फ़ितरत का भी पता था और क्योंकि ये मिलकर कुछ ऐसे काम गोल्ड का स्मगलिंग वगैरह करते रहे थे, जिसकी वजह से मिल्टन ओबेटे को बहुत ज़्यादा पता था कि ये किसी वक्त भी किसी किस्म के एडवेंचर कर सकता है। इसलिए उसने इसको दोबारा एक मरतबा फिर रिवर्ट किया और इसे आर्मी के जो हेड था, आर्मी चीफ से हटाकर दोबारा डिप्टी आर्मी कमांडर लगा दिया। ज़ाहिरी बात है इसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी और फिर इसने ये बात अपने दिल में रखी। कई साल तक इसने इसी तरह सर्विस की, मगर एक मरतबा फिर 1971 में जब मिल्टन ओबेटे सिंगापुर के दौरे पर गए तो अब इसको ये चांस हाथ आ गया, क्योंकि अब इसको मौका मिल गया था कि यही मौका है जिसमें ये अपने जो जहन में इसके फतूर है या जहन में जो इसका ख्याल था कि ये इक़्तिदार पे कब्ज़ा करे, अब ये वक्त आ गया था। अब इसने वहाँ के जो आर्मी के हेड थे उनको शूट करवाया और फिर इस तरह इसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया और मिल्टन ओबेटे ज़ाहिरी बात है मुल्क में वापस नहीं आ सके। उसके बाद 8 साल तक ये युगांडा का मुतलिकुल अनान हुक्मरान रहा। जो इसके मन में आया इसने किया। इसने सबसे पहले ये किया कि युगांडा की आवाम को अपने साथ मिलाने के लिए इसने वहाँ पर जो गैर मुल्की आबाद थे उनको वहाँ से निकालना शुरू किया। तकरीबन 8,000 से 35,000 के दरमियान ऐसे काबिल अफराद जो बहुत ज़्यादा एसेट थे युगांडा को, जो चला रहे थे, इकॉनमी को देख रहे थे, उनकी मईशत को देख रहे थे, उसको इन्होंने निकाल दिया। अवाम वैसे तो बहुत खुश हुए और क्योंकि उनका ख्याल था कि अब हमें जो है वो मुलाजमतें मिलेंगी और हम ऊपर जाएंगे, लेकिन जो वक्त गुजरता चला गया, काबिल अफराद की कमी की वजह से, जब वहाँ पर ना तजर्बाकार अफराद, नेपोटिज़म की वजह से इसके करीबी दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार
और नाअहल लोग वहाँ पर आकर बैठे तो वो मुल्क की मीशत को ना चला सके, और बहुत जल्द जो है वो युगांडा की जो मीशत थी उसका भट्टा बैठना शुरू हो गया। इसके हालात को देखते हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए। अब इसके पास एक ही हल था, जब ज़ाहिरी बात है जब आप आवाम से दूर होते हैं तो फिर आप यही सोचते हैं कि अब आवाम को हमने क्रश करना है। इसके बाद इसने अपने मुखालिफिन को क्रश करना शुरू किया। ना इसने पॉलिटिशियन छोड़े, ना इसने रिलीजियस लीडर्स छोड़े, ना इसने सहाफ़ियों को बख्शा। इसके पास हत्ता के जो वहाँ पे क्रिश्चियन आबाद थे उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इसने बहुत ज़्यादा कहा जाता है। इसके जुल्म की तारीख हम यूट्यूब की वजह से या फेसबुक की पॉलिसी की वजह से वो बयान नहीं कर सकते। जो जो जुल्म और जो वाक़यात जो लोग बाद में जो कैंप से निकले हैं, जिनको टॉर्चर सेलों में रखा गया था, जो उन्होंने वाक़यात बताए हैं कि किस तरह इसने उनको, कई तो ऐसे थे जिनको भूखा प्यासा रख के मारा जाता था, और 2-3 के बारे में तो ऐसा भी है कि जो उसके बदतरीन मुखालफिन थे, जो जिससे इसे ख़तरा था कि ये मेरे इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर सकते हैं। इसके सर काटने के बाद इसने अपने फ्रिज में रखे थे। अगरचे ये बात मुस्तनद तो नहीं है, लेकिन ये बात बाकायदा मैगज़ीन्स में, कुछ अखबारात में छपी है कि वहाँ पर जाया करता था और फिर फ्रिज खोलकर उनकी सरों को भी देखा करता था। और बहुत से ऐसे लोग, हज़ारों की तादाद में ऐसे थे जिसकी उन्होंने नस्ल कशी की, और ऐसी बगावतें जिसको ये महसूस करता था कि ये मेरी रियासत के लिए, मेरी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती हैं, पूरे के पूरे कबीले उनके जो है वो तबाह बर्बाद कर देता था। कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अगरचे ये रिलीजियसली मुसलमान हो गया था, इसने इस्लाम कबूल भी किया था और इसकी सारी औलाद भी जो है वो मुसलमान थी। 6 शादियों का बहुत ज़्यादा शौकीन था, औरतों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। 6 तो इसकी लीगल वाइफ थी। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा सहेलियाँ, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। और छठी जो इसकी बीवी थी वो तो एक बाकायदा एक डांसर थी जिसका युगांडा में बहुत ज़्यादा नाम था। बहरहाल इसके कहा जाता है कि 60 बच्चों का ये बाप था, और हर वक्त रंग रंगीलियों में और रंग रलियों में जब वह मसरूफ़ रहता था, और इसकी वजह से भी इसकी हुकूमत का जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, ख़िलाफ़ हो गए। अब मुल्क के अंदर युगांडा में जो लोग इसके पहले हामी थे वो भी इसके ख़िलाफ़ हो गए, और वो लोग जो अपनी जान बचाकर कई हज़ार, 80,000 की फ़ौज जो है वो, तो लोग जो है वो वहाँ से निकल गए थे, जो हमसाए मुल्कों में चले गए थे, नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए थे। अब वहाँ पे जो मिल्टन ओबेटे था, जब इसने उनके साथ मिलकर अपनी दोबारा फ़ौज तैयार की, और फिर इसने एक सबसे बड़ी गलती जो इसकी हुकूमत की बर्बादी का बायस बनी, जब इसने देखा कि अब मेरे पास जो है वो मेरी आवाम मेरे हाथ से निकलती जा रही है, तो इसने सोचा कि मैं तंजानिया पे हमला करता हूँ और तंजानिया के बाद जो माला दौलत है वो मैं समेट लेता हूँ। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी हिमाकत इसलिए बनी कि तंजानिया में वो लोग जो इसके मुल्क से भागे हुए थे, इससे तंग थे, और अपनी जान जो है वो जोखों पर डालकर अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर इस मुल्क से गए हुए थे, वो 80,000 फ़ौज भी तंजानिया की फ़ौज के साथ मिल गई। और चूँकि उनको पूरा इल्म था कि कहाँ पर हमने किस किस वक्त में हमला करना है, तो ये उनके साथ फ़ाइट इसकी फ़ौज नहीं कर सकी, क्योंकि इसकी फ़ौज बिल्कुल नकारा और नाअहल थी, और उनकी सारी तवज्जो तो सिर्फ माल समेटने में, करप्शन करने में, और ऐशो इश्रत की ज़िंदगी बसर करने में लगी हुई थी। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस तरह इसका जो युगांडा का कैपिटल कंपाला है उसके ऊपर भी कब्ज़ा हो गया। और ये ख़ुद इतना बुज़दिल था, 5 लाख 3 लाख आदमियों की जान लेने वाला बदबख्त, कि जब इसकी जान को ख़तरा हुआ तो ये फ़ौरन हेलीकॉप्टर पकड़ के अपने ख़ानदान समेत वहाँ से फ़रार हो गया। और फिर 8 साल इक़्तिदार रखने के बाद तकरीबन 33 साल तक ये अपने मुल्क ना वापस आ सका, और ना ही इसको मुल्क में किसी ने वापस आने दिया। ये कभी लीबिया जाता, कभी ये लबनान में गुजारिश करता, उनसे रिक्वेस्ट करता, कभी ये सियासी पनाह की दरख्वास्त करता, और फिर सऊदी अरब में इसको आखिरी मरतबा पनाह मिली, जहाँ पे इसने तकरीबन ज़िंदगी के 25 साल एक कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जिसको अलहदगी में या दुनिया से अलग थलग गुजारे, क्योंकि वहाँ पे भी इसने एक दफ़ा निकलने की, वहाँ से भाग के साजिश करने की कोशिश की, मगर फिर इसको वापस भेज दिया गया। जिसके बाद सऊदी हुक्मरानों ने इसको सख्ती से कहा था कि अगर तुमने अब इस तरह की कोई मिस एडवेंचर किया तो हम आपको युगांडा के हवाले कर देंगे। जिसके बाद ये सारी ज़िंदगी फिर सऊदी अरब में ही रहा, और फिर जद्दा में इसका इंतकाल हुआ, और यूँ इसका ख़ात्मा हुआ। और इसके जब ख़ात्मा हुआ तो इसके इंतकाल पर भी पूरे युगांडा में जश्न मनाया गया। और इस तरह वो लोग जो जुल्म करते हैं, अपने मुल्क के लोगों पे जुल्म करते हैं, उनको आखिर में अपने मुल्क में कब्र भी नसीब नहीं होती। ये बहुत बड़ा अलमी है। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।